आर्टिकल 3 है, केंद्र को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का विभाजन कर सकता है, राज्य की सीमा में कटौती कर सकता है, सीमा में वृद्धि कर सकता है, सीमा में बदलाव कर सकता है तथा नाम भी परिवर्तन कर सकता है। तो नाम परिवर्तन और राज्यों की सीमा एवं विस्तार से संबंधित जो वर्णन है वो हमारा आर्टिकल 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब देखते हैं नए राज्यों का गठन किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए, नए राज्यों के गठन के लिए जो शर्तें हैं वो निम्न शर्तें हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति इसका आशय का प्रस्ताव प्रभावित होने से राज्यों के पास भेजता है। तो सबसे पहले इसका एक आशय प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्य को। उसके बाद राज्यों की विधानमंडल इस पर विचार करते हैं कि भाई राष्ट्रपति भेजेगा कि आपको अगर सीमा परिवर्तन करवाना है, नाम बनवाना है, नए राज्यों का प्रवेश कराना है, किसी राज्य के हिस्से करने, तो वो राष्ट्रपति का आशय प्रस्ताव के जरिए होगा। उसके बाद राज्य विधानमंडल इस पर विचार करती है और राष्ट्रपति के प्रस्ताव को वापस लौटाने की समय सीमा निर्धारित कर सकता है। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कोई लिमिट दे सकता है कि भाई इतने समय तक आप सोच सकते हो, उसके बाद जो है मैं इस प्रस्ताव को पारित समझूंगा। राष्ट्रपति सीमा में बदलाव भी कर सकता है, तो सीमा के अंदर बदलाव का निर्णय राष्ट्रपति का है। राज्य विधानमंडल की राय से कोई भी प्रस्ताव प्रभावी नहीं होता है। तो राज्य विधानमंडल अगर कोई राय देती भी है तो भी वो पारित नहीं माना जाएगा अगर बहुमत में है तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार मार्क किए हुए हैं, इसका मतलब डबल स्टार मार्क किए हुए, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है। ये जो नए राज्यों का गठन होगा उससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है। उनसे पहले अनुमति लिए बिना कोई भी राज्य के गठन संबंधी विधेयक नहीं लाया जा सकता। दूसरा है, यह विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि लोकसभा में ही हो, राज्यसभा में भी आप इस विधेयक को पास करा सकते हो, ला सकते हो। यह दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, अर्थात इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो देखिए, संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भी है किसके संबंध में? नए राज्यों के गठन, सीमा परिवर्तन के संबंध में। उसके बाद दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है किसी राज्य के सीमा नाम में परिवर्तन के लिए, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। एक बार अगर विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, बस उस पर अपनी मंजूरी ही देनी पड़ती है। आर्टिकल 4 है, अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में जो बदलाव होते हैं उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। मतलब कि आर्टिकल 4 के अंदर यह गया है कि जो अनुच्छेद 1 है और अनुच्छेद 4 में जो बदलाव किए गए हैं वो किसी भी प्रकार से संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अर्थात नए राज्यों के गठन के लिए सीए की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब ये इसके इम्पोर्टेंट जो माने जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट कुछ वाद हैं वो वाद हमको बताते हैं और ये वाद कई बार पूछ ले जाते हैं। सबसे पहला है बेरुवाड़ी वाद 1960। तो बेरुवाड़ी वाद में जो पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारत का कोई भी भूभाग संविधान संशोधन के द्वारा ही किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। तो बेरुवाड़ी संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बिना संसद के कोई भी भूभाग, बिना संविधान संशोधन के कोई भी भूभाग किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस समय पे कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के में से जो है हमारा दूसरे देश को दिया गया था। उसके बाद है जो है 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 9वां संविधान संशोधन था 1960 में। इस संशोधन द्वारा बेरुवाड़ी नामक जगह को पाक को दी गई थी, क्योंकि उस समय पे देखिए जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जिसको पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये संविधान संशोधन क्यों लाया गया था, ये केस क्यों बना था? क्योंकि बेरुवाड़ी जगह पाक को दी गई थी उस समय पे। 1969 में एक निर्णय और आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, मंत्रिमंडल के निर्णय से भी सीमा विवाद को हल किया जा सकता है। इससे भारतीय भूभाग में बस कमी नहीं होनी चाहिए, कि मतलब अगर कोई साधारण सीमा विवाद है तो आप उसका निपटारा कर सकते हो, इसके लिए आपको संविधान संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते भारत के भूभाग में कटौती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। इस संविधान संशोधन के तहत भारत ने बांग्लादेश के साथ ऊंचियों का आदान प्रदान किया था।
एन्क्लेव्स का आदान प्रदान किया था। भारत ने बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव दिए थे तथा बदले में बांग्लादेश ने 151 एन्क्लेव प्राप्त किए थे। तो 111 एन्क्लेव के बदले में 51 एन्क्लेव लिए गए थे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय एकीकरण की जो घटना है ये अक्टूबर 1947 में की गई थी, जब राष्ट्र का एकीकरण हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय किया गया और यहाँ के हरि सिंह शासक जो हरि सिंह थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया था क्योंकि यहाँ पर पाक शासक पाक भाग गया था। देखिए जो जूनागढ़ का जो राजा वो था, नवाब था, वो पाकिस्तान भाग जाता है और इसीलिए उसकी जो रियासत है उसको भारत में मिला लिया जाता है 1948 में। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। उसके बाद है नवंबर 1948, इसमें हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था और जो हैदराबाद रियासत का विलय है वो पुलिस कार्रवाई से किया गया था। देखिए इसे जो है ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। कौन सा? ऑपरेशन पोलो। देखिए यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि भारत का कौन सा भूभाग पुलिस से कार्रवाई की गई थी? तो भारत के जो है हैदराबाद भाग को मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई थी और इस पुलिस कार्रवाई का जो ऑपरेशन था उसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। उसके बाद है 1954 में पांडिचेरी, यनम, करकेल, माहे, चंद्रनगर इन्हें फ्रांसीसी आधिपत्य से आज़ाद किया गया था। तो देखिए जो कराकल, यनम और पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर थे ये भारत की आज़ादी के बाद भी फ्रांसीसी के अंडर में थे और बाद में इन्हें आज़ाद कराया गया था। 1954 में क्या होता है कि दादरा एवं नगर हवेली को पुर्तगाल से आज़ाद कराया गया था। तो देखिए 1954 से पहले यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी जो दादरा नगर हवेली और पुर्तगालियों के अंडर में थे, बाद में से निकाला गया था। और देखिए गोवा और दमन द्वीप तो 1961 तक पुर्तगालियों के में उसमें रहे थे, अंडर रहे थे और 1961 में इसे जो है आज़ाद कराया गया था पुर्तगालीज से। अब होता है 10वां संविधान संशोधन। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादरा नगर हवेली को भारत में विलय किया गया था और इसे सर्वप्रथम यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन द्वीप को विलय में भारत कर दिया गया था तथा इन्हें भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और 14वां संविधान संशोधन जो था वो पांडिचेरी, यनम, माहे, करकल, चंद्रनगर का भारत में विलय कर दिया गया था और चंद्रनगर का भारत में विलय वेस्ट बंगाल में किया था, जबकि शेष को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो देखिए पूछ लिया जाता है कि चंद्रनगर का विलय किस स्टेट में किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कुछ सिक्किम से रिलेटेड फैक्ट है हमारे। देखिए सिक्किम में जो आज़ादी के समय पे चांग्याल का शासन था और हमारे संविधान में इसे रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके पास 3 विषय थे। भारत के पास इसके 3 विषय थे कि भारत इसकी रक्षा करेगा, विदेश नीति बनाएगा और संचार साधन जुड़ाएगा। बाकी जो अन्य विषय थे वो चांग्याल के पास थे। किसके? सिक्किम के। ध्यान रखना, रक्षा मामला, विदेश मात्रा, संचार मामला भारत के पास था, बाकी सभी चांग्याल के पास थे। अब 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसका प्रावधान करने के लिए आर्टिकल 2A व 10वीं अनुसूची में संविधान में शामिल किए गए थे। तो देखिए कौन कौन से। एक तो हमारा आर्टिकल 2A एवं 10वीं अनुसूची संविधान में शामिल किए गए थे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए कालांतर में सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया जाता है और जिसमें सिक्किम के लोगों ने भारत में सिक्किम के पूर्ण विलय के पक्ष में मतदान दिया था। बाद में जो है इसका पूर्ण विलय कराने के लिए वोटिंग होती है और सिक्किम के सभी लोग जो है पूर्ण विलय के लिए मतदान किया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कर लिया गया। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि 1975 में सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कर दिया गया था और इसे आर्टिकल 2A और जो है अनुसूची 10 से भी इसे हटा दिया गया था। उसके बाद देखिए राज्य का पुनर्गठन आयोग आता है जो कि धरा आयोग की समीक्षा पर 1948 में आया था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। देखिए आज़ादी के बाद ही बहुत मांगें उठने लगी कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो आंध्रा भाषाई लोग थे वो आंध्र प्रदेश का निर्माण करने के लिए जो है जोर लगाने लगे और इसी के समीक्षा के लिए एक धारा आयोग का निर्माण होता है 1948 में और यह आयोग राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने का
पूर्णतः जो है समर्थन नहीं करता है, उसको अस्वीकार कर देता है। उसके बाद जेबीपी समिति आती है 1948 के तहत। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए जेबीपी समिति क्यों बोलते हैं कि इसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की थी। अब इस समिति ने क्या किया था, इस समिति ने फैक्ट देखिए, इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांगों को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन देश में लगातार यह मांग बढ़ती जा रही थी और सबसे ज़्यादा मांग यह तेलुगु भाषाई लोग कर रहे थे जो कि आंध्रा के थे, और उनका एक प्रमुख नेता था जिसका नाम था पोटी श्री रामलुलु। और इस व्यक्ति पोटी श्री रामलुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आंदोलन अधिक तीव्र हो गया था और सरकार को इनकी मांग माननी पड़ी थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में भाषाई आधार पर आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करने की मांग ज़्यादा बढ़ रही थी। एक नेता होते हैं पोटी श्री रामलुलु और ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है और ये आंदोलन आक्रामक रूप ले लेता है और हमारी गवर्नमेंट अपने घुटनों पर आ जाती है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था और यह भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। आपका आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। देखिए आंध्र प्रदेश बनने से यह मांग और अधिक हो गई। अब जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बना दिया गया तो ये मांग और तीव्र हो गई कि भाई हमको भी अब भाषाई आधार पर नया स्टेट चाहिए। उसके बाद जो है एक नया आयोग बनाया जाता है, फजल अली आयोग। 1953 में इसका गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो थे हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पडिक्कर और इसके अन्य सदस्य थे। और 1955 में यह आयोग अपनी अनुशंसाएं देता है कि इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसने माना कि राज्य का आधार केवल भाषा ही नहीं हो सकता। माना तो था कि राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए लेकिन भाषाई आधार पर ना हो, पूर्णतः ये भी माना था। कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने देश की एकता एवं सुरक्षा को मजबूती मिले, मतलब कि हम किसी भी राज्य का निर्माण करें तो उस राज्य निर्माण से हमारे देश की अखंडता और एकता पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, उन्होंने ऐसा भी सोच करके रखा था। उसके बाद है भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए। और तीसरा था आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक विकास सुनिश्चित करने चाहिए। चौथा है जनता के कल्याण के लिए आयोजन को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। अब इन उद्देश्यों के साथ समझौता किए बिना भारत को भाषाई आधार पर राज्य बना जा सकता है। ठीक है, अगर कोई इन पर समझौता कर सकता है तो ही उसको जो है भारतीय राज्य में नया राज्य बनाने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने माना कि राज्यों को 4 श्रेणियों में समाप्त कर दिया जाए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हमारा जो है देश का विभाजन हुआ था, देश के विभाजन के बाद देश आज़ाद होता है तो राज्य जो थे 4 श्रेणियों में बटे हुए थे। देखिए वो 4 श्रेणी कौन सी थी? पहली थी ब्रिटिशकालीन, दूसरी थी रियासतें, ठीक है, तीसरी यूनियन टेरिटरी और चौथी थी अंडमान एवं निकोबार। तो ये उस समय पे हमारी 4 श्रेणियों में बटे हुए थे। तो 4 श्रेणियाँ थी। ब्रिटिशकालीन श्रेणी जिसमें ब्रिटिशकालीन आधिपत्य था जिन राज्यों पर। दूसरा था रियासतों का राज्य जो कि मोस्टली राजस्थान के अंतर्गत थी। तीसरा था आपका यूनियन टेरिटरीज और चौथा था अंडमान में निकोबार। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ था उस समय पे, कोई भी स्टेट नहीं था। अब देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 की अनुशंसाओं पर इसे लागू किया गया था और 1 नवंबर 1956 को यह संशोधन लागू होता है। और इस समय देश में 14 राज्य एवं 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अब 1960 देखिए जो बनते हैं राज्य हमारे वो बनते हैं। 1960 में सबसे पहले गुजरात बनता है। सबसे पहले 1954 में बॉम्बे से आंध्र प्रदेश बनता है। उसके बाद 1960 में बॉम्बे से ही गुजरात भाषाई लोगों के लिए गुजरात बनता है। उसके बाद 1963 में नागालैंड का निर्माण होता है। 1966 में हरियाणा को चंडीगढ़ की यूनिटरी बना दिया तथा पंजाब के हिंदी भाषाई क्षेत्र को हरियाणा प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। तो देखिए 3 हिस्से हुए थे पंजाब के, हरियाणा बनाया गया था और हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सा शामिल किया गया था और बाकी जो है यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है यूनियन टेरिटरी से पूरा राज्य बनाया गया था। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। 1972 में मणिपुर के बनाया गया था और त्रिपुरा को बनाया गया था और मेघालय को बनाया था। अब देखिए 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बनता है
मणिपुर 1972 में 19वां और 1972 में ही त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बनता है। उपराज्यपाल से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है इनको। और 1972 में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। देखिए 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय के को असम के भीतर उपराज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी अलग से विधायक एवं कार्यपालिका का गठन किया गया, लेकिन मेघालय इससे संतुष्ट नहीं था। अब आगे देखते हैं। देखिए 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बनता है। 1987 में मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बनता है 1987 में। उससे पहले यूनियन टेरिटरीज थे ये। उसके बाद सन 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां, एमपी से हटा करके, एमपी को काट करके, उत्तराखंड को यूपी से काट करके और झारखंड को बिहार से काट करके 27वां एवं 28वां राज्य बना दिया जाता है। तो 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड राज्य बना दिया जाता है। और 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे 28 राज्यों का गठन होता है। अब देखिए इतना ही नहीं, कुछ राज्यों के नामों में परिवर्तन किया गया था। अब वो कौन कौन से थे? देखिए संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम में परिवर्तन किया गया, और बाद में 1950 में से उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम में परिवर्तन होता है। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। उसके बाद 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटका रख दिया गया था। मैसूर का नया नाम कर्नाटका 1973 में। इसी वर्ष लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं अमनदीपी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया था। पहले लक्षद्वीप मिनिकॉय था और उसको बाद में लक्षद्वीप कर दिया गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्र राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया और इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए हुए यूनियन टेरिटरी एक बना दिया गया। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन एक्ट 1991 में हुआ था। तो पूछ लिया जाता है कि दिल्ली को संघ शासित प्रदेश का नया नाम राष्ट्र राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर कब दिया गया था? तो ये दिया गया था, ये बदलाव किया गया था 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। उसके बाद 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया जाता है। और इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदल करके भी 2006 में ही पांडिचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया है। और वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नाम करके ओडिशा के रूप में हुआ था। देखिए कुछ नाम परिवर्तन थे, ये भी हमने आपको बता दिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा यही था कि हम आपको जो है नए राज्यों का गठन का जो है आपको किस प्रकार से नए राज्यों का गठन हुआ वो बताएं। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ सेकंड पार्ट के लिए भी वेट करें, हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देख लेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।